हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मनीष कोठारी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटिंग के इस क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर 11 कंपनी अकाउंट्स। ये हम यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एक सेशन हमने कंप्लीट किया। अभी हम यूनिट 2 जो है हमारा इश्यू फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ द शेयर्स के अंदर शुरू करने जा रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का पोर्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीनिंग क्या है, बाकी की थियरी हमने पिछले सेशन में देखी थी। उसमें यह है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस इश्यू ऑफ द शेयर्स इज आइदर अंडर और ओवर सब्सक्राइब, मतलब फुली सब्सक्राइब होने की संभावना बहुत रेयर होती है। इफ एन इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब, सम एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड and application money refunded, and in respect of others only a part of the shares applied for may be allotted, and the excess amount received can be utilized towards allotment or call money which has fallen due or will soon fall due for payment। मतलब कि सभी जो भी एप्लीकेशन आई है उसमें से कुछ रिजेक्ट हो जाएगी, कुछ में प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा कि भाई चलिए आपको 80% शेयर्स देते हैं, तो 100 रुपया अगर आया है तो 80 रुपीज जो है वो तो एप्लीकेशन मनी के टूवर्ड्स जाता है। बाकी के जो 20% रहते हैं इसको फ्यूचर में जो कॉल करने वाले हैं, या तो अलॉटमेंट मनी मंगाने वाले हैं या फ्यूचर कॉल के लिए मनी मंगाने वाले हैं, उनके सामने एडजस्ट किया जाता है, वो रिफंड नहीं किया जाता। तो ऐसे संजोगों में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे रहे। पहली बात करते हैं रिफंड की। ऑन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकेंट्स टू whom शेयर्स हैव नॉट बीन अलॉटेड, तो पैसा जैसे आया तो वैसे वापस कर देंगे। सिंपल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब उनको उसका पैसा वापस। When only a part of the shares applied for are allotted, मतलब 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी दे रही है 60 शेयर्स, तो ये पार्ट हो गया। तो उसमें क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विद द एप्लीकेशन मनी एक्सेप्टेड फॉर अलॉटमेंट, मतलब यहां पर ये जो फंड है एक्सेस 40 शेयर्स का है वो अभी रिफंड नहीं किया जाता, वो क्या है, फ्यूचर क्रेडिट के लिए इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर एक एस्ट्रिक लगी है। एक और अकाउंट है तो शेयर कॉल इन एडवांस अकाउंट, मतलब ये जो 40 शेयर्स के पैसे हैं उसको कहाँ ले जाएंगे, इन एडवांस अकाउंट में। तो ये एडवांस जो है विद अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये अल्टीमेटली तो कहाँ जाने वाला है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर सब्सिक्वेंटली। बाकी जो कुछ है विद एनी एक्सेस अमाउंट टू बी रिफंडेड। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी बहुत अच्छी होती है तो 1000 किसी ने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन है 1000 शेयर्स की और इसको अलॉट करते हैं सिर्फ 100 शेयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि सभी अलॉटमेंट अकाउंट के पैसे भी आ गए। सपोज एक आप 100 रुपीज आए हैं शेयर एप्लीकेशन के लिए, 10 रुपए का शेयर था, तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक शेयर मान लो इश्यू किया तो ये पूरा का पूरा रुपया आ गया है, लेकिन अलॉटमेंट के समय तक सिर्फ 5 रुपया लेने हैं, तो 5 रुपये कहाँ क्रेडिट करेंगे, कॉल इन एडवांस में। तो यहाँ पर 5 क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर 5 क्रेडिट कर दिया। अब बाकी का जो सरप्लस 90 रुपया बचा उसको बैंक अकाउंट से इसको रिफंड करें। तो रिफंड दो संजोगों में होगा, एक तो आउटराइट रिजेक्शन की वजह से और दूसरा एनी सरप्लस फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी। इसके बारे में आगे और चर्चा है, ऐसा यहाँ पर लिखा है, लेकिन अभी हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये इलस्ट्रेशन क्या कहता है देख लेते हैं। पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 शेयर्स के लिए उन्होंने एक अपना इश्यू किया था। ₹50 एच, मतलब 50 रुपए के 50,000 के 50 शेयर, तो कुल फंड कितना हुआ होगा,
ये मैं वर्किंग इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक दिमाग में चीजें बेस शुरू हो जाए थिंकिंग के बारे में कि 50,000 अगर शेयर एप्लीकेशन है, 50 रुपीज इज द, तो टोटल 25 लाख रुपीज का इश्यू किया है। टोटल अमाउंट कितनी है शेयर एप्लीकेशन मनी किया, टोटल अमाउंट विच आर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के टाइम पर 20 रुपया, एप्लीकेशन के टाइम पर 20 रुपया अगर है तो कितना रुपया आएगा, वो आएगा 10 लाख। अलॉटमेंट पर 10 रुपया तो वो 5 लाख होगा। फाइनल कॉल 50,000 का मल्टीप्लाई 20, ये भी 10 लाख। तो 3 हिस्सों में पैसे आने हैं। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स, मतलब 50,000 के सामने 60,000 आ गए तो 10,000 जाहिर है रिजेक्ट करना पड़ेगा। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, मतलब 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये एप्लीकेशन मनी कितना लिया था, ₹20 मल्टीप्लाई बाई 10,000। तो ये जो 2 लाख रुपए आए हैं उसको रिफंड करना पड़ेगा इन केस ऑफ रिजेक्शन। The director accepted application for 50,000 shares and rejected the rest. So journal entries if the company refunded the application money to rejected applicants and allotment money was received for 45,000। चलिए एक और चीज आ गई, अलॉटमेंट के लिए कितना रुपये चाहिए था, 50,000। तो ये 5 लाख रुपए आने थे, उसके बजाय कितने आए, 45,000 शेयर्स के आए। तो 45,000 शेयर्स के 4.5 लाख रुपए आए, लेकिन 5,000 शेयर के पैसे नहीं आए। तो ये जो 50,000 अमाउंट है इसे हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। तो ये कॉल इन एरियर्स को डेबिट करके हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ले जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, जनरल एंट्री देनी है। Show the journal entries if the company refunded the application money to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 shares। तो सबसे पहले हमारी एंट्री किस चीज की होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है, पंत लिमिटेड। इन्होंने सबसे पहले काम किया और कितने शेयर्स है, 50,000, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ, 60,000 का। तो बैंक में पैसा कितने आए हो गए, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 12 लाख रुपये आए हैं। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला स्टेज हमेशा एप्लीकेशन का होता है। सो एप्लीकेशन में कितने रुपए आए, 12 लाख। इनमें से सबसे पहले रिफंड करना है और बाकी के कहाँ ले जाने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरे के पूरे 12 लाख से डेबिट। टू बैंक, बाहर वालों को जिसको पैसे शेयर नहीं देना है उसका रिफंड, और घर वालों को मतलब जिसको शेयर देना है ये फंड ले जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 10 लाख रुपए कहाँ चले गए, क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मेड for 50,000 and refunded excess amount। ये काम पूरा हो गया फर्स्ट स्टेज का। तो ये 2 लाख रुपए रिफंड हो गए, ये फर्स्ट 20 रुपीज वाला हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास सेकंड स्टेज आया। अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और ₹10 वाला जो काम है, ऑन अलॉटमेंट कितना लेना है, 10 रुपया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट। पहला एप्लीकेशन स्टेज पूरा हुआ, अब अलॉटमेंट स्टेज चल रहा है। डेबिट होगा, 50,000 शेयर है, 10 रुपया, 5 लाख डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरी की पूरी राशि हम जमा कर देते हैं। पैसे कब आएंगे, कितने आएंगे, ये सोचना अभी नहीं है, लेकिन जब पैसे आ गए बैंक में, जो लास्ट डेट थी वो पूरी होने के बाद बैंक अकाउंट में देखा तो पता चला कि भी 45,000 शेयर्स के पैसे आए हैं एट द रेट 10 रुपीज। तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया फॉर लाइक 50,000 शेयर। दूसरा अकाउंट कॉल इन एरियस अकाउंट, इसको डेबिट किया 50,000 शेयर एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया पूरे के पूरे 5 लाख। मतलब अलॉटमेंट अकाउंट जो खोला था इक्विटी शेयर का वो क्लोज हो गया और कॉल इन एरियस अकाउंट एक नया बन गया 50,000 से, जिसका हम फॉलो अप यानी कि कंपनी फॉलो अप करती रहेगी। तो ये एंट्री थी हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की। आईसीआई ने भी सेम प्रेजेंटेशन किया है, तो एक चीज इसमें नहीं थी, वो था कॉल इन एरियस। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है, दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ₹100 एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100। द शेयर कैपिटल वाज टू बी कलेक्टेड एज अंडर। तो इस तरह से कलेक्शन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। All these shares were subscribed. Final cost was received 42,000 equity shares and 88 preference shares. Prepare the cash book and journalize the remaining transaction in the books of the company. Good. तो यहाँ पर एक और चीज हमें बनाने के लिए बोला गया है, वो है कैश बुक। हमें पहले यह सोचना है कि कुल मिलाकर रुपया कितना। उसके लिए चलिए एक सिंपल सा वर्किंग करते हैं। वर्किंग यहीं पर कर लेते हैं कि ये 100 रुपीज है, ये कुल मिलाकर 100 रुपीज है और ये 50,000 शेयर है। तो इसमें कितना रुपया आनी चाहिए, 50,000 5 लाख एंड सो 1 2 3 4 5 8 6 पूरे 50 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स कैपिटल होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख है, तो ये 1 CR होगी। अब दोनों का मिलाकर कितना रुपया हमारे पास आना चाहिए, 1,50,000। 3 स्टेज तक पैसे कंप्लीट आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने नहीं आए, चौथे स्टेज में फाइनल कॉल में कुछ चेंज हुआ है, वो देख लेते हैं। All these shares were subscribed. Final call was received 42,000 equity shares, माने 8,000 equity shares का फाइनल कॉल में पैसा नहीं आया। तो 8,000 मल्टीप्लाई 25,000, यहाँ पर 2 लाख रुपया जो है वो कॉल इन एरियस है। यहाँ पर बात करते हैं 88,000 शेयर्स के पैसे आए हैं, मतलब 30 रुपीज से, तो 12,000 शेयर्स के ये पैसे 30 रुपीज के हिसाब से एरियस है। तो इसका एरियस कितना बनेगा, 12,000 मल्टीप्लाई 30, 3,60,000। अगर हम दोनों को सम्मिलित करते हैं एक साथ तो कुल मिलाकर 5,60,000 रुपीज जो है वो एरियस है। तो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास आई कितनी, तो 1 CR एंड 50 लाख जो है उनमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 5,60,000। तो हमारे पास 1 करोड़ 44 लाख एंड 40,000 अमाउंट बैंक में आ चुका है।
ये वर्किंग हमने किया तो हमारी कैश बुक में क्रेडिट कितना होगा? कैश बुक में क्रेडिट जो है वो बाय बैलेंस 1,44,40,000। चलिए अभी हम सम को शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, एप्लीकेशन मनी, दोनों की चीजें जो है वो साथ साथ में लिखनी है। तो पहले हम इक्विटी शेयर्स का लिखेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का लिखेंगे। एक में 25 रुपीज है, एक में 20 रुपीज है। तो सबसे पहले टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है डिस्क्रिप्शन। कितना है? 50,000 शेयर्स, अमाउंट 25 रुपीज, यानी कि 12,50,000 रुपया जो है वो इसमें से निकल जाएगा। फिर टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट है? 20 रुपीज, शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, तो ये 20 लैक्स हो जाएगा। तीसरा स्टेज मतलब सेकंड स्टेज ये पूरा हो गया। अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर्स में टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा? 50,000 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 10 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपया है, सॉरी 1 लाख शेयर है और 30 रुपीज है, तो 30 लैक्स हो गया। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की ओर। तो फर्स्ट कॉल में 30 एंड 20 है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना रुपया था? 30 रुपीज, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये अमाउंट हो गई 15 लाख की। टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर 20 रुपीज है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 20 यानी कि 20 लाख रुपया हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फाइनल कॉल पे आते हैं। फाइनल कॉल में ध्यान क्या रखना है कि ये 25,000 हमारा इक्विटी शेयर्स था, लेकिन सिर्फ 42,000 के ही आए हैं। सो टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल 42,000 मल्टीप्लाई 25, ये 10,50,000 आया है। टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पर 88,000 शेयर्स का पैसा आया है, और कितना रुपया था वो देख लेते हैं, 30 रुपीज। 26,40,000। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजों का टोटल हम लगाएंगे तो कितना बनेगा? ऑफ कोर्स 1,44,40,000। तो ये हमारी केस बुक बन गई। अभी हमें एक और चीज करनी है और वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाते हैं इसकी। अब देखेंगे कि जर्नल एंट्री भी सिंपली बन जाएगी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अमाउंट हमने कैश बुक में लिखी है तो उसके आधार पर भी आप जर्नल एंट्री बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये अलॉटमेंट के टाइम पे हमने फंड मंगाया होगा, तो दोनों चीजें एक साथ आएगी। तो ये 12,50,000 और ये 10,000। सो इक्विटी शेयर एलोकेशन अकाउंट डेबिट होगा,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,50,000। तो ये एंट्री हमने कंप्लीट की, ये की। अब ये बाकी की दोनों होगी। ये है हमारे प्रेफरेंसर एप्लीकेशन मनी एंड प्रेफरेंसर अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट डेबिट कितना रुपया है? 20 लाख 30 लाख। टू प्रेफरेंसर कैपिटल अकाउंट पूरे 50 लाख। तो कौन सा स्टेज कंप्लीट हो गया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। अब तीसरा स्टेज होगा वो फर्स्ट कॉल का होगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अकाउंट ये डेबिट करके पैसा कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अमाउंट देख लेते हैं। ये है, ये हमने कंप्लीट किया, ये किया 15 लाख रुपया। तो ये 15 लाख। सेम में हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ज्यादा लॉजिक वगैरह नहीं है, सिंपली आपको करना है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको एग्जाम में स्पीड से कर पाएंगे। हमारे अकाउंट्स में सब कुछ चीजों में बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम में रिकॉल करना। एग्जाम में रिकॉल करने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो ये जो फर्स्ट कॉल था उसमें कितनी अमाउंट थी? 20 लाख रुपीस। टू प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं फाइनल कॉल की ओर। फाइनल कॉल में पैसे कम आए हैं। एक आया है 10,50,000 और एक आए हैं 12,50,000। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,50,000। लेकिन यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है ये 42,000 की नहीं जाएगी। कितने की जाएगी? पूरे 50,000 शेयर्स की। तो बाकी का क्या होगा? कॉल इन एरियस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो दिस विल बी हाउ मच अमाउंट? 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कितना हो जाएगा? 12,50,000। सेम में प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, उसमें रुपया आया कितना है? उसमें आया है 26,40,000। सो कॉल इन एरियस बाकी के कितने रुपए बाकी है? 3,60,000। ये 3,60,000 हो गए। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख रुपीस। चलिए एक बार फिर से इसको रीड करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। All sets were subscribed, final call was received, so prepare cash book and journalize the remaining transaction in the books of the company। यहाँ पर जैसे हमने ये पहले कैश बुक बनाई, ये दिया गया है, उसके बाद ये बैलेंस कितना आया है? 1 CR 44,40,000।
उसके बाद जो है वो जर्नल एंट्री दी हुई है। जर्नल एंट्री जैसे हमने ऊपर बनाई थी, यहाँ पर कॉल इन एरियस को मेंशन नहीं किया गया है, वो एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये दो एंट्री जो है वो फुल ले ली गई है। यहाँ पर हमने एक और एंट्री डाली है, कॉल इन एरियस। ये सब में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो एग्जाम में आपको कॉल इन एरियस वाला एंट्री करना है, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द प्रेजेंटेशन बाय आईसीएआई। अभी शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, shares are regarded to be issued at a discount if issue is at an amount less than the nominal or par value of the share. The excess of the nominal value over the issue price represent discount on the issue of the shares. For example, when a share of the nominal value of rupees 100 issued at rupees 98, it is said have to be issued at a discount of 2%. हालांकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ द इश्यू ऑफ द स्वैट इक्विटी शेयर्स, जो कि एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को इश्यू किया जाता है। Thus, any issue of the shares at discount shall be void. इसका मतलब क्या है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो सोल्व तो करना है, लेकिन ये नोट भी लिखनी है कि भाई ये void है। चलिए, अब शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम, ये कॉमन प्रैक्टिस है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ऑलवेज शेयर्स को प्रीमियम के साथ इश्यू करती है, इसके ट्रीटमेंट हमें समझनी है। When a company issues its security at a price more than the face value, it is said to be an issued at the premium. Premium is the excess of the issue price over the face value of the security. मतलब अगर कोई शेयर 100 रुपीज का है और 105 रुपया उसकी कीमत मांगी जाती है, तो फेस वैल्यू 100 और 5 रुपीज इज द प्रीमियम। When the issue is at a premium, the amount of the premium may technically be called at any stage of the share application capital transaction. However, premium is generally called with the amount due on allotment. Allotment के समय वो मंगाई जाती है, sometimes with the application of the money and rarely with the call money. मतलब दोनों में से एक स्टेज में मनाई जाती है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात है। हमारे जो पूरा सिलेबस है उसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, ये जो रियल लाइफ में होता है उसका हर जगह पर मेंशन होगा। तो आप जब फील्ड में जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये कुछ आप नई चीज कर रही हो। वॉट एवर यू विल रीड इन टू द स्टडी मटेरियल विल रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली द सेम थिंग इन टू द प्रैक्टिस। सो दिस इज शेयर इश्यूड एट ए प्रीमियम। अब शेयर इश्यूड एट प्रीमियम है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, चलिए समझते हैं। When shares are issued at a premium, the premium amount is credited to a separate account called security premium account because it is not a part of share capital. Rather, it represents a gain of a capital nature to the company. My dear friends, this is very much important कि ये जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ये एक गेन है कंपनी के लिए और ये कैपिटल नेचर का गेन है, तो मतलब रेवेन्यू नेचर का नहीं है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो रूटीन बिजनेस से जो इनकम होती है कंपनी की, उसमें जो गेन प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर। सो दिस इज द कैपिटल नेचर। बीइंग ए क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाउएवर, reserve and surplus is shown as shareholders fund in the balance sheet as per the schedule 3। मतलब जब भी आप कंपनी के बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये आपको कहां दर्शाना है, शेड्यूल 3 के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स का फंड है, तो उसमें शेयर होल्डर्स फंड में पहला कॉलम क्या रहता है, शेयर कैपिटल है। उसके बाद आएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। According to Section 52 of the Companies Act 2013, security premium account may be used by the company
माय डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले कौन सा है, एक है टुवर्ड्स इश्यू ऑफ एन अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुली पेड बोनस सिक्योरिटीज। मतलब कंपनी का कोई शेयर्स अभी इश्यू नहीं किया है तो मेंबर्स को ये फुली पेड बोनस सिक्योरिटी के तौर पर इसको दिया जा सकता है। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए जो लीगल खर्चा वगैरह होता है, मान लो कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट किया फी का, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसने फी ली थी, फिर आरओसी को पैसा भरा, या तो कोई स्टैंप ड्यूटी लगी, तो ऐसे अलग अलग जो बहुत सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं वो हमारी एसेट साइड में खर्च किया जाता है। और जब भी या तो प्रॉफिट में से इसको राइट ऑफ करेंगे, या तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। To write off the expenses of or commission paid or discount allowed on any of the securities or debentures of the company। मतलब मान लो कि कंपनी जो है उसने फंड रेज करने के लिए कोई डिबेंचर इश्यू किया है या तो कोई बॉन्ड इश्यू किया है, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा उसको भी आप राइट ऑफ यहां से कर सकते हो। चौथा जो है, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये मान लीजिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, अभी कंपनी को क्या है कि फंड चाहिए, तो वो ऑफर करेगा कि भाई आप 100 रुपये का ये शेयर लीजिए, जब आपका 10 साल के बाद आफ्टर 10 years या 5 years जब इसका रिडेम्पशन करेंगे हम आपको 100 रुपया नहीं 105 रुपया रिफंड करेंगे या 110 रुपया रिफंड करेंगे। तो ये जो 5 रुपीज या 10 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी पे करेगी आफ्टर पीरियड ऑफ 10 years और 5 years वॉट एवर इट मे बी, इसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। इसका पेमेंट भी सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जा सकता है। एंड फॉर द परचेज ऑफ द ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटी, खुद के शेयर परचेज, इसे पॉपुलर भाषा में बायबैक कहते हैं। अगर खुद के शेयर बायबैक करने हैं तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 5 उपयोग हमने देखा। 5 उपयोग कौन से हैं? एक तो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को वाइप ऑफ करना, दूसरा बोनस इश्यू देना, तीसरा और कोई खर्चा है, कमीशन पेड है डिबेंचर वगैरह के लिए, तो उसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी वाइप ऑफ कर सकते हैं। चौथा, प्रीमियम दिया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिबेंचर को, उसका पेमेंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज बायबैक, यानी कि द परचेज ऑफ द ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। अदर सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि कंपनी ने मान लो कि 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, लेकिन 6 साल के बाद कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो इन्होंने उसको बायबैक करना चाहा, तो डिबेंचर इश्यू किया था। डिबेंचर को आप सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी कह सकते हो इन सम सर्कमस्टेंसेस, नॉट इन ऑल। तो ये वापिस परचेस करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। It may be noted that certain class of the companies is prescribed under Section 133 of the Companies Act, whose financial statements comply with the accounting standard prescribed for them, means those companies to whom Indian accounting standards are applicable can't apply the security premium account for the purpose of B and D mentioned above। चलिए, ये बड़ी कंपनी की बात हो रही है जिसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होते हैं। उसको 2 खर्चों के लिए बाकात रखा गया है, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे, और चौथा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए ये उपयोग नहीं कर पाएंगे, बाकी 3 के लिए वो खर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो अब जनरल एंट्रीज को समझते हैं।
पहली जर्नल एंट्री है प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद द एप्लीकेशन मनी। तो क्या मतलब है इसका? सपोज 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कहा कि ये 10 रुपए का शेयर के साथ हम 20 रुपया प्रीमियम, कुल मिलाकर 30 रुपीज का शेयर प्रीमियम समेत इसकी प्राइस हुई। अब एप्लीकेशन के समय वे सिर्फ 5 रुपए मंगा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि वे प्रीमियम पूरा पे कर दो, तो कुल मिलाकर 25 रुपए वह मंगवा रहा है। ऐसे संजोगों में कैसे अकाउंटिंग करना है ये हम देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड, साथ में मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एट द ₹10 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर इस तरह से है तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा पूरा का पूरा जमा हो जाएगा। कितना रुपया जमा हो जाएगा? 25। दूसरा हिस्सा क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर जो 25 रुपए पड़े थे उसे डेबिट करके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 20 रुपया डाल दिया एंड शेयर कैपिटल अकाउंट में 5 रुपया डाल दिया। सो लाइक दैट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर से, जो आप आसानी से कर पाओगे। अगर प्रीमियम अकाउंट जो है वो अलॉटमेंट के समय बुलाया गया, मतलब सेकंड ट्रांच जो होता है, पहला एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के समय क्या करेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए कि कंपनी ने पहले एप्लीकेशन के साथ सिर्फ 5 रुपये मंगाए और अलॉटमेंट के साथ 5 रुपीज प्लस 20 रुपीज प्रीमियम मंगवाया, तो क्या होगा? 25 रुपीज अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल 5 रुपीज क्रेडिट, सिक्योरिटी अमाउंट 20 रुपीज। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट शेयर एट द ₹10 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, लाइक दैट। चलिए, तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तीसरा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। जब भी पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है वो देख लेते हैं। ऑन 1st October 22, Pioneer Equipment Limited received application for 2,50,000 equity shares of ₹100 each. तो ये 2,50,000 इक्विटी शेयर्स है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,50 lakhs. Each to be issued at the premium of 25% payable as on application 25। देखिए यहाँ पर 100 रुपीज का शेयर है, प्रीमियम कितने का है? 25 रुपीज का, तो कुल मिलाकर वैल्यू कितनी हो गई? 125। लेकिन हमें पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। ऑन एप्लीकेशन 25 रुपया देना है, ऑन अलॉटमेंट 75 देना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर्स इज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब अभी नहीं चाहिए। तो पहले 25 रुपीज मंगवाया, फिर 50 रुपीज प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रुपीज मंगवाया। बाकी का जो 25 रुपीज है वो कब? जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब। The shares were allotted by the company on October 20th। कब मंगवाया था? 1st October को, 20th October को अलॉटमेंट हो गया। Allotment money was received on October 31st. Fine. Record journal entries in the books of the company to record the transaction in connection with the issue of the share। तो पहला स्टेज कौन सा होगा? ऑलवेज एप्लीकेशन। कौन सी कंपनी है? पायोनियर। तो ये जो पायोनियर कंपनी है उसने सबसे पहले पहली तारीख को क्या किया होगा? फर्स्ट अक्टूबर 2022 को सबसे पहले क्या होगा? बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे।
कितने आए हैं वो देख लेते हैं। डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इश्यू किए थे? 2,50,000। एप्लीकेशन मनी कितना था? 25। तो कुल मिलाकर रुपीस कितना आया होगा? तो ये 6250 लाख रुपीस आया है। यहां पर 000 में आईसीआई ने पूरा कैलकुलेशन किया है, रुपीज इन 000। तो ये 3 को निकाल देते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? 6250, 6250। अब सेकंड दूसरे स्टेज में क्या हुआ? 20 अक्टूबर को अलॉटमेंट कर दिया गया। तो ये जो 20 अक्टूबर को अलॉटमेंट किया है उसमें क्या किया होगा? 20 अक्टूबर 2022 इक्विटी शेयर, ये एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो डेबिट करके शेयर अकाउंट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को के बजाय अब क्या होगा? इक्विटी शेयर अकाउंट में जमा कर देना होगा। तो यहां पर अब कैपिटल शब्द आ जाएगा। ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी ऑन allotment to equity share capital account. This is the simple narration. अब क्या हुआ? अलॉटमेंट कर दिया है पूरे का पूरा, तो बाकी की रकम भी लानी पड़ेगी। कितने रुपए लाने पड़ेंगे बाकी के? ऑन अलॉटमेंट कितने रुपए है? 50 रुपीज, मतलब कुल मिलाकर 75। तो ये 75 मल्टीप्लाई 2,50,000, तो कुल मिलाकर ये राशि कितनी है? 1,87,50,000। 000 को निकाल देते हैं, 18,750। तो इतनी अलॉटमेंट में से अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1875, मतलब 75 रुपीज टू दो लोगों को क्रेडिट होगा। किसको होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको कितना रुपया मिलेगा? 18,750 माइनस 6250, मतलब 12,500। और दूसरा किसका होगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया गया है 6250। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 25 रुपीज पर शेयर। तो अलॉटमेंट के समय 50 रुपये मंगवाए थे, प्लस 25 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के मंगवाए थे, कुल मिलाकर 75 रुपये मंगा लिए थे। तो ये 25 रुपीज जो है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के दिन पास। अब ये पूरे एंट्री हमने 20 तारीख को ही डाल दी, 20 अक्टूबर, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ, लेकिन ये अकाउंट में फंड डेबिट पड़ा है। वो रिवर्स कब होगा? 31 अक्टूबर 2020 को, जिस दिन सभी रुपीज जो है वो अकाउंट में आ गए। तो ये 31 अक्टूबर 2022 बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 18,750 टू इक्विटी शेयर, ये सेकंड स्टेज है, दैट मीन्स ये अलॉटमेंट अकाउंट है, 18,750। मनी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो यहां पर बहुत ही सिंपल एंट्री थी, हालांकि हम सीख रहे हैं अभी। तो
हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो बाइफरकेशन अलॉटमेंट के समय हुआ उसमें क्या हुआ कि ये अलॉटमेंट के समय जो बाइफरकेशन हमने किया उसमें हमने शेयर कैपिटल में कितना रुपया जमा किया 12,500 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 6,250। वो कहाँ से पता चला? यहाँ से कि हमें पता था कि इतने इतने रुपया आने वाले हैं। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई ने कैसे किया है और एक नोट लगाया है उसे भी देखते हैं। सो दीज आर द जनरल एंट्रीज। एग्जाम में आप लिखा है तो ही 1000 में करिए, वरना फुल फिगर लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रहे सभी जीरो लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। Bifurcation of the allotment account, allotment amount, security premium per share 25 rupees of the 100, that is 25। तो यहाँ पर प्रीमियम के लिए 25 रुपया लाए थे और कैपिटल के 50 थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे 2,50,000। सो टोटल अमाउंट इज 6250। ये वर्किंग अगर आप नरेशन मतलब यहाँ पर जो हम लिखते हैं उसमें लिखते गए तो भी चलेगा, इसके लिए आपको सेपरेटली वर्किंग नोट देने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक और कंसेप्ट है और वो है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है कि जितना शेयर कैपिटल कंपनी ने मांगा उससे कहीं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, भारत में तो रिकॉर्ड है, कहीं कई बार कंपनियां जो डिमांड करती है उसके सामने 40-50 टाइम 40 to 50 टाइम्स लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो सबको एक प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर मोर देन द नंबर ऑफ द शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय द कंपनी। It usually occur in the case of the good issues and depends on many other factors like investor confidence in the company, general economic condition, pricing of the issue। मतलब अलग अलग चीजों पे रहेगा। अगर मार्केट में पैसे है, फंड है लोगों के पास, तो नेचुरली लोग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऐसे टाइम पर कोई अगर पब्लिक ऑफरिंग आती है तो उसमें लोगों का उत्साह ज्यादा रहता है। दूसरा, कंपनी अच्छी है। मान लो हमारे देश में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, तो उसमें लोग सोचते ही नहीं है ज्यादा कि भाई चलो इस कंपनी का आईपीओ आया है तो इसमें इन्वेस्ट करना ही है, लाइक दैट। When the shares are oversubscribed, the company cannot satisfy all the applicants naturally। कि भाई आप 1 CR के शेयर्स आपने ऑफर किए हैं और 3 CRs की एप्लीकेशन आ गई, तो सबको तो नहीं दे सकते। Shares can be allotted to the applicant by a company in any manner it thinks proper। मतलब ये कंपनी के हाथ में है। The company may reject some application in full। कंपनी इसको रिजेक्ट कर सकती है। No shares are allotted to the some applicants and application money is refunded। Usually multiple application by the same person are not considered। हमारे देश में क्या है कि लोग जो है एक ही नाम से 10-10 एप्लीकेशन करते हैं, तो अब तो कंप्यूटर आ गए हैं तो तुरंत पता चल जाता है, तो लोगों को उनमें से रिजेक्ट कर दिया जाए। Allotment may be given to the rest of the applicant in full for the number of the shares they have applied। एक और अल्टरनेटिव है। Third alternative is that the company may allot shares to the applicant on pro rata basis। Pro rata allotment means allotment in proportion of the shares applied for। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक 10,000 shares। Company receives application for 12,000 shares। If the shares are to be allotted on the pro rata basis, क्या करना पड़ेगा कंपनी को? Applicant for 12,000 shares are to be allotted 10,000 shares। That is on 12:10 और 6:5 रेशियो। मतलब हर 6 शेयर की एप्लीकेशन पर 5 शेयर को एलोकेशन करना। An applicant who has applied for 6 shares will be allotted 5 shares। Under pro rata allotment, the excess application money received is adjusted against the amount due on allotment or calls। मतलब उसका रिफंड नहीं किया जाता।
Surplus money after making adjustment against future calls is returned to the applicant. The applicants are informed about the allotment procedure through an advertisement in the leading newspaper. मतलब न्यूज़पेपर में सब कुछ पब्लिश किया जाएगा. When there is a pro rata allotment, the total applicant money paid by an applicant is more than the exact amount due on application. The excess amount is treated. ये क्या होगा? The excess amount is treated as an advance against allotment or any other future calls. तो इसे advance कहेंगे. The net amount due on allotment or any other call is the difference between the amount due on allotment or any other calls and excess amount received in application. Simply इसका सम करेंगे समझ में आ जाएगा. अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट. कब? जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और रिफंड करना. अलॉटमेंट के समय क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. Being excess application money adjusted against allotment money as per the board resolution. बोर्ड जो है वो तय करेगा कि कैसे इसका अलॉटमेंट करना है. उसके लिए एक रिजोल्यूशन बनेगा. कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो पूरी इसकी नोटिंग करेगा. एक कॉपी आरओसी को देगा, एक कॉपी जो है वो सेबी को दी जाएगी और न्यूज़पेपर में सारी चीजें पब्लिश की जाएगी. तो चलिए इसी बात पर एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है. इसका जो बाइफर्केशन वाला पार्ट है उसको हमें अच्छी तरह से समझना है. तो इसका जो वर्किंग नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो हम इसको समझते हैं. Illustration number 7. JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 21. मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ की वो कैपिटल एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ 6 लाख शेयर इश्यू किए हैं और 10 रुपए के हिसाब से देखें तो ये 60 लाख रुपए इन्होंने एकत्रित किया है. The company proposed to make a further issue of 1 lakh of this rupees 10 share at a price of rupees 14 each. चलिए तो अभी 1 लाख और शेयर्स, मतलब कि ये जो शेयर्स था पहले 6 lakhs, उसके बाद एक और, मतलब कुल मिलाकर 7 लाख शेयर्स हो जाएगा. और इसकी प्राइस क्या रखी गई है? रुपीज 14 each. The arrangement for payment being rupees 2 per shares payable on application to be issued by 1st July. Allotment to be made on 10th July and further rupees 5 per share including the premium to be payable. The final call for the balance to be made and money received by 30th April 22. मतलब 1st जुलाई से शुरू हुई प्रोसेस 30th April 22 तक चलेगी. Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows. Application for 5,000 shares received allotment in full. मतलब 5,000 को तो full allotment दे दिया गया. Applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied for. माने 30,000 शेयर जो है उसके सामने एवरी 2 अप्लाइड, मतलब 15,000 शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा. पहले 5,000 फिर 15,000, कुल मिलाकर 20,000 शेयर हुए. No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. चलिए ओके. एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर्स, यहाँ पर आप इसका टोटल करेंगे तो 3,55,000 हो जाएगा. लेकिन हमें इश्यू कितना करना है? 1 लाख शेयर. उसमें से हमने कितना कर दिया? सिर्फ 20,000, मतलब 80,000 शेयर का कैसे होगा? अब रफली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि शेयर कितने अप्लाइड हुए. 3,55,000. अभी अलॉटमेंट कैसे कर दिया? 5,000 फुल.
मतलब 5000 शेयर, 30,000 के सामने हाफ 15,000 और 3,20,000 के सामने 1/4 हो सकता है। देखिए, applicant for 3,20,000 share received an allotment of 1 share for every 4, मतलब हर 4 के सामने। तो आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो 1,00,000 शेयर का अलॉटमेंट हो जाएगा और 3,55,000 शेयर का टोटल हो जाएगा। For the money due on allotment was retained by the company. Allotment जो होगा was retained by the company, the excess being returned to the applicant, and the money due on final call was received on the due date. मतलब on the due date जो रखी गई थी, कौन सी रखी गई थी, 30th अप्रैल, वो उस दिन पैसे मिल गए। We are required to record this transaction including cash items in the journal of JHP. मतलब हमें ये 1,00,000 शेयर का 14 रुपीज के हिसाब से पूरा ट्रांजेक्शन को देखना है और ये 3,55,000 में से रिफंड भी करना है। तो रफली इस प्रकार से एंट्री हुई है। हमें सबसे पहले इसके लिए एक एडजस्टमेंट नोट बनानी पड़ेगी कि भाई ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार आपको एग्जाम में करना होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 कैटेगरी है, 5,000, 30,000 एंड 3,20,000। तो पहले 3 कैटेगरी का हम हिसाब कर लेते हैं। तो कैटेगरी होगी 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ शेयर्स इसमें पहले अप्लाइड लिखते हैं ताकि पता चले कि भाई ये कितना अप्लाइड हुआ था, और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ये 5,000 शेयर थे जिसको फुल अलॉट हुआ, 30,000 शेयर्स थे जिसको 15,000 हुआ, 1/2। ये 1/4 वाले हैं 3,20,000 और उसको 80,000 अलॉट हुआ, ये हमने देखा। तो 3,55,000 एंड 1 लाख। अभी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब है, इसे हम समझते हैं। कैसे तय किया गया था, ₹2 per share payable on application to be received by 1st July 21। तो ये एप्लीकेशन पर ₹2 जो है वो मंगाया गया था, तो ये 10,000 हुआ होगा। ये 30,000 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 है। लिखना नहीं है ऐसा। 320 मतलब 640, कुल मिलाकर 7,10,000 रुपये आया था। अभी कितने की आवश्यकता है, अमाउंट रिक्वायर्ड चाहिए था कितना ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद क्या है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में 5 रुपये चाहिए, तो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। चलिए तो पहले ये कॉलम कंप्लीट करते हैं। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन 2 रुपये ही चाहिए थे, तो 5,000 शेयर के सामने 10,000 चाहिए थे, 15,000 के सामने 30,000 चाहिए थे, ये 80,000 के सामने 1,60,000 चाहिए थे, तो कुल मिलाकर 1,00,000 शेयर के सामने 2,00,000 रुपये चाहिए थे। एडजस्टमेंट कितने का हुआ, बाकी की रकम का एडजस्टमेंट, लेकिन 5 रुपीज के हिसाब से आप एडजस्ट कर पाओगे। सो अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये जो है एडजस्टेड कितना होगा, 10,000 रुपये आए थे, 10,000, तो एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये नील होगा। यहाँ पर हमारे पास 30,000 रुपीज पड़े हैं, तो 30,000 का एडजस्टमेंट होगा। यहाँ पर आवश्यकता कितनी है, 80,000 शेयर्स है,
और 4 लाख रुपए चाहिए। हमारे पास पड़े कितने हैं? 640 आए थे, इनमें से 160 का यूज हुआ, तो 480 तो ऑलरेडी पड़े हैं, तो हमें 4 लाख यहीं से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं 3/3 मतलब जिसको 1/4 एलोकेशन हुआ है, उसका अलॉटमेंट का काम भी पूरा हो गया। तो अलॉटमेंट के टाइम कितना रुपया लगा? 430। अभी रिफंड किसको देंगे? तो ये पहली कैटेगरी को तो रिफंड की आवश्यकता नहीं है। रिफंड कैसे देना है कि भाई ये जो है 3 में से 4 को माइनस करेंगे एंड इसको भी ऐड करेंगे। तो चलिए, पहले ये कैटेगरी में कोई रिफंड नहीं हो। यहाँ पर ये 30,000 प्लस 30,000 हो गया है, तो यहाँ पर भी रिफंड की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें कितना रिफंड होगा कि कुल मिलाकर 6,40,000 रुपीज आए थे और उनमें से यूज हुआ 160 माइनस 4 लाख, तो 80,000 रुपीज का हमें रिफंड बनेगा। तो पहले जो ट्रांच में हम रिफंड करेंगे, ये 1/4 वाले को रिफंड करेंगे। अभी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट में चाहिए? तो इनको 5 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपया, इसको 15,000 के हिसाब से 75,000 रुपया, इनको 80,000 के हिसाब से 4 लाख, तो कुल मिलाकर 5 लाख रुपये हमें चाहिए थे। अभी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो हमें ये बताया गया है कि अलॉटमेंट के दौरान सभी चीजें पैसे मिल गए हैं, तो फाइनल कॉल वाला भी मिल गए हैं, तो कुछ सोचना नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट में कितना रुपया आया होगा? इनके 25,000 आए होंगे। इनका 75,000 में से 30,000 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर लिया था, तो 45,000 आए होंगे। इनका 4 लाख था और 4 लाख हमने एग्जिस्ट कर लिया है, तो ये नील होगा। कुल मिलाकर 70,000 रुपीज सेकंड फ्लोर में आए होंगे। तो पहले जितने रुपये आए थे 7,10,000, सेकंड राउंड में हमने 70,000 मंगाए और 80,000 रिफंड किए। तो चलिए अब इसी को जनरलाइज करना है। जनरलाइज कैसे करते हैं? हमें पता है कि कुल मिलाकर पहला स्टेज होता है। पहला जो स्टेज होगा वो किस चीज का होगा? नेचुरली एप्लीकेशन। तो जुलाई 1 को 2021 को ये सारी चीजें शुरू हुई थी, 1 जुलाई 2021। तो ये हम आते हैं जर्नल एंट्री के अंदर। जुलाई 21 बैंक अकाउंट में पैसा आया था, डेबिट। कितना रुपया आया था? 7,10,000। ये फिगर कहाँ से निकाला? सिंपली 3,55,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको डबल करेंगे तो आपको 7,10,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये पैसा कहाँ क्रेडिट करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। तो ये 7,10,000 हो गया। अब जुलाई 10 को इन्होंने एलोकेशन किया है। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई, और उस दिन 5 रुपये भी मंगाए। तो अलॉटमेंट जब कर दिया है तो क्या होगा? पहले तो ये अमाउंट जो होगी उनका बाइफर्केशन हो जाएगा। इसका बाइफर्केशन कैसे होगा वो भी हमने ऑलरेडी इसकी नोट बना ली है, तो उस हिसाब से हम लिखते जाए। सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000 पूरे के पूरे। अभी कितना रुपया देना था? अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन 2 लाख। तो टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 रुपये। फिर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हमें करना है? एडजस्ट करना है 4,30,000। तो ये 4,30,000 यहाँ पर दे दिया। अभी कितना रुपया हमें रिफंड करना है? 80,000। ये कहाँ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। 80,000 इज द रिफंड। यहाँ पर आप स्टोरी लिखेंगे कि एप्लीकेशन मनी जो इश्यूड किया था उसको नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2। बाकी का कहानी आप लिख सकते हैं। एडजस्टेड ₹430 एंड रिफंड पेड ₹80,000। अभी उसी दिन हमने क्या किया? एडजस्टमेंट अलॉटमेंट अकाउंट जो था उस दिन अलॉटमेंट किया है। अब अलॉटमेंट पे कितनी राशि हमें ट्रांसफर करनी है? ₹5 पर शेयर। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इनमें फंड कितना है भाई? 430। लेकिन डेबिट करेंगे पूरे का पूरा 5 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना जाएगा? 1,00,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें समझना है कि हमने जो रुपये मंगवाए हैं उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या है? शेयर की फेयर वैल्यू है ₹10 एंड 14 रुपीज प्राइस है। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का हिस्सा कितना है? तो ₹4 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये इनमें से ₹1 is towards the equity share capital account and ₹4 is towards the security premium account। तो हमने 5 लाख डेबिट किए, 1 लाख गया इक्विटी शेयर कैपिटल और बाकी का गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसके साथ हमने एक और काम करना है। हमें 70,000 रुपीज जो है वो कॉल करने थे। ये कहाँ लिखा है? ये कैलकुलेशन में। ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो ये हमें अलॉटमेंट के दौरान फंड मिला। ये बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो वाइप ऑफ हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। बैंक अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, एडजस्टमेंट के बाद जो बाकी की बची थी वो हमने रिसीव कर लिया। अभी एक और एंट्री हमें करनी है, फाइनल कॉल वाली। ये फाइनल कॉल के लिए क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन सो एंड सो डेट। ये सारी प्रोसेस कब पूरी हुई है? 30th को। कितना रुपीस हमें ट्रांसफर करने हैं? तो पहले हमने ₹2 किए, फिर ₹1 किया। तो शेयर के सामने ₹10 के शेयर के सामने पहले ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट ₹1 एंड नाउ ₹7 इज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये ₹10 का पूरा सर्कल पूरा होगा। तो यहाँ पर 7-7 लाख की एंट्री होगी। कैसे? एक होगी इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी इट्स अ फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7 लाख। किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा कार्य पूरा हो जाएगा।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 lakh shares at the rate ₹7. ओके, अब बैंक में पैसा आ गया है, कब आया? अप्रैल 30, 2022 को। कितना रुपया आया होगा? पूरा का पूरा 9 एरियर्स टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कॉल मनी ऑन फाइनल कॉल। तो ये हमारी एंट्री जो है वो हमने कंप्लीट की। कुल मिलाकर 7-8 अलग अलग एंट्रियां हमने की हैं, ब्रेक के स्टेप वाइज। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारी है वर्किंग नोट। और अब चलते हैं आईसीआई ने कैसे प्रेजेंटेशन किया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी जनरल एंट्रीज है। पहले 7,10,000, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का बाइफर्केशन, और अंत में किया है 7 लाख की एंट्री को। सो दिस इज द वर्किंग। चलिए एक और कंसेप्ट को समझते हैं, कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। अब एट द टाइम ऑफ द रिसीविंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, मतलब कॉल्स में, तो क्या होगा? शेयर कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल, तो उसमें बैंक अकाउंट जो है डेबिट होगा विद द फुल मनी रिसीव्ड। अगर पूरा पैसा नहीं आता है, कॉल इन एरियर्स, दैट मीन्स मनी रिसीव्ड इज लेस देन द ड्यू। 10 लाख मंगाए थे, 9,50,000 आए, तो 50,000 जो है उसे एरियर्स बोलते हैं। तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज डेबिटेड विद द एंट्री फॉर बैंक अकाउंट। चलिए तीसरा, कॉल इन एडवांस मीन्स मनी ऑफ द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बिफोर हैंड। कोई व्यक्ति है, उसने, जैसे हमने पिछले सब में देखा कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे को मंगाया था, पहले ₹2, फिर ₹1 और फिर ₹7। लेकिन कोई उत्साही व्यक्ति है और पूरे का पूरा बोलते हैं कि मेरे 10,000 शेयर है, ये ₹10 के हिसाब से आप पूरा रख लो, ₹1,00,000। तो क्या होगा? जो भी शेयर के पैसे एडवांस में आ गए हैं जो कॉल के, उसको कॉल इन एडवांस अकाउंट में रखा जाता है। इट इज द लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी स्टिल, बिकॉज इट इज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं। सो कॉल इन एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द एंट्री फॉर द बैंक अकाउंट। चलिए अब इसको समझते हैं जनरल एंट्री के माध्यम से। कॉल इन एरियस अभी हमने समझा कि भी कॉल इन एरियस को जनरलाइज कैसे करेंगे, तो उसका अकाउंट को डेबिट करेंगे। कॉल इन एरियस अकाउंट विल बी डेबिटेड। अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स के जो भी होंगे उसको डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट में जितना पैसा आ गया है उसको डेबिट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल अकाउंट, जो भी मतलब स्टेज पर ये पैसा नहीं आया है उसको हम ठीक करेंगे। उदाहरण तौर पे लेता हूं कि भाई 1,00,000 मंगवाए थे हमने, लेकिन आए 90,000। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 90,000 रुपीज। 10,000 विल बी डेबिटेड बाय कॉल इन एरियस अकाउंट। पूरा का पूरा पैसा अगर अलॉटमेंट के सामने मंगाया था तो 1,00,000 यहाँ चला जाएगा, लाइक दैट। कॉल इन एडवांस, some shareholders may sometimes pay a part or whole of the allotment not yet called up. Such amount is known as call in advance. According to the table F, interest at a rate not exceeding 12% per annum is to be paid on such money. The amount is credited in call in advance account. तो यहां पर ये कॉल इन एडवांस है, इसकी एंट्री कैसे है? बैंक अकाउंट डेबिट टू call in advance account credit. When call becomes actually due, call in advance account is adjusted at the time of the call. मतलब call in advance account को डेबिट कर दिया जाएगा, और जो भी स्टेज होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन तो नहीं होगा लेकिन
अलॉटमेंट वगैरह जो भी है उसके सामने उसको एडजस्ट कर लिया जाए। चलिए एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इसका वर्किंग में यहीं पर आपको बता देता हूं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares at the rate rupees 3 per share, मतलब 30,000 rupees, which was due on 1st July. This amount was received on 1st April 22. Open call in Aries account and generalize the entries in the books of the company on 1st July 21 and 1st April 22. तो चलिए एक साथ को कौन सी एंट्री होगी? एक साथ को एंट्री होगी कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट 30,000 rupees to equity shares first call account 30,000 credit. Being amount due on first call 10,000 shares at the rupees 3. जब ये पैसे आ गए 1/4 को तो बैंक अकाउंट में डेबिटेड एंड कॉल इन एरियस अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो बीइंग कॉल इन एरियस रिसीव्ड, तो ये कॉल इन एरियस अकाउंट जो होगा वो अब नील हो जाएगा, उसमें कोई बैलेंस नहीं. चलिए एक और कंसेप्ट को समझते हैं कि भाई कंपनी के पास जब फंड नहीं आता है, लेट आता है, तो उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट ले सकती है, या तो कंपनी के पास एडवांस आता है तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना है. ये कैसे कैलकुलेशन होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियस is recoverable and that in respect of call in advance is payable according to the provision in this regard in the article of the company at the rate mentioned therein or those to be fixed by the directors within the limit prescribed by the article. चलिए आर्टिकल में कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें ये सारे रूल बनाए जा सकते हैं, कंपनी ये डिसाइड करती है. लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो मार्केट सिचुएशन को देख के ये रेट तय करेगी. सपोज आर्टिकल में लिख लिया कि भाई अगर कॉल इन एरियस है तो मैक्सिमम 15% तक हम चार्ज करेंगे, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा 15% बहुत ज्यादा हो जाएगा, आफ्टर ऑल दिस इज अवर शेयर होल्डर्स, तो चलिए इसके पास से सिर्फ 10% लेंगे. लेकिन साथ में एक और चीज है टेबल एफ. ये टेबल एफ कौन सी चीज है भाई? कंपनीज अकाउंट में बनाई गई एक टेबल है. वो प्रिस्क्राइब करता है 10% एंड 12% इज द मैक्सिमम रेट रिस्पेक्टिवली फॉर कॉल इन एरियस एंड दोज इन एडवांस. मतलब कि जो एरियस होगा उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 10% लिया जाएगा और पेमेंट अगर करना है एडवांस को तो 12% किया जा सकता है. ये सारी चीजें क्यों गवर्नमेंट तय करती, ताकि जो है ये कंपनियां अपने आप एज अ बैंक के तौर पर काम. मतलब भाई कॉल इन एरियस का सिंपल मतलब क्या है कि उन लोगों ने पैसे बैंक कंपनी को नहीं दिया तो कंपनी उसके पास से क्या चार्ज करेगी? कंपनी चार्ज करेगी इंटरेस्ट. अब कंपनी का काम कोई बैंक जैसा तो है नहीं कि वो पैसा दिया और इंटरेस्ट लिया, तो इसीलिए ये सब चीजें तय की जाती. मान लो कोई व्यक्ति है, बैंक में अगर 8% डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी के साथ टाई अप करके बोलता है कि आप मुझे 12% देना और मैं आपको कॉल इन एडवांस में करोड़ ऑफ रुपीज दे दूंगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली द कंपनी विल बी इन लॉस. लेकिन ये कंपनी का लॉस के साथ साथ करोड़ ऑफ या तो थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स का लॉस. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. चलिए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियस. It is payable by shareholders to company on the call due but remaining unpaid. जो भी अनपेड रहा उसके ऊपर ये लिया जाएगा. As per table F, maximum prescribed rate is 10%. अब उसके सामने बात करते हैं call in advance की. It is payable by the company to shareholders on the call money received in advance and maximum 12%. एरियस में क्या होगा?
ये एडवांस की बात। एरियस में पीरियड कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट कॉल मनी वाज ड्यू टू द डेट मनी इज फाइनली रिसीव्ड, तो ये दिन पर गिना जाएगा। पीरियड कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट मनी वाज रिसीव्ड टू द डेट कॉल वाज फाइनली मेड। Directors have a right to waive off such interest in individual cases at their own discretion. तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तय कर सकते हैं। Shareholders are not entitled for any dividend on call in advance। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि कंपनी अगर कोई डिक्लेयर करती है डिविडेंड तो एडवांस में दिए गए कैपिटल जो फंड है उसके ऊपर उसको डिविडेंड नहीं मिले, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है तो डबल पेमेंट करने का कोई मीनिंग नहीं है। एरियस के केस में इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड इज क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन इनकम। यहां पर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर विथ इंटरेस्ट बीइंग एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ये फर्क आपको पूछा जा सकता है 3 या 4 मार्क के अंदर, तो ये आपको थोड़ा सा तैयार करना है एज ए थियरी पार्ट। The book entries to be passed for the adjustment of such interests are much the same as those in case of temporary borrowing or loan raised. The only difference being that debits are raised and credits are given to sundry member accounts and not to the individual accounts of the shareholders. तो ये सन्ड्री मेंबर अकाउंट में से बाद में डेबिट करके रिस्पेक्टिव पर्सन को पैसा दिया जाएगा। In respect of interest recoverable on call in arrears or that payable on call received in advance, the corresponding interest being made in the interest receivable or call in arrears and interest payable on call in advance respectively। चलिए इसे समझते हैं। कॉल इन एरियर्स के मामले में क्या होगा, शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कॉल ऑन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एट द रेट ऑफ जो भी है, ये 10% या 12% मैक्सिमम है, कम भी लिया जा सकता है, वेव भी किया जा सकता है। अब पैसा मिला है, रिसिप्ट इन इंटरेस्ट जब मिलेगा तब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कॉल इन एडवांस के केस में पैसा देना है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट ये गिन कर रखा है और पैसा कहां जमा करेंगे, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। साथ में जब पेमेंट करेंगे एक्चुअल, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के वक्त क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये नंबर्स जो है वो थाउजेंड्स में होते हैं, कभी कभी बड़ी कंपनी है तो इसका पूरा ब्यौरा रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 9 की। रश्मि लिमिटेड इश्यू 8 par 1 lakh equity shares of ₹10 each payable ₹250 on application, 3 on allotment, ₹2 on first call and balance on the final wind cut। तो पहले सबसे पहले 2.50, फिर ₹3 मतलब 5.50, फिर ₹7.50 और फाइनल कॉल विल बी 250। तो इस तरह से कुछ बाइफर्केशन है। All the shares were fully subscribed। Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself। ये 2.50 के साथ ही बाकी के ₹7.50 उन्होंने दे दिए। The final call, which was made after 3 months from the first call, was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months। तो पहला जो इंटरेस्ट पे करना है एडवांस को वो 3 महीने के लिए करना है और जो इंटरेस्ट एरियस पर लेना है वो 2 महीने के लिए। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू मिस्टर नैयर, गिव जनरल इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। तो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिए तो क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा। तो हमें पता है कि एरियस पर 10% और अलॉट जो एडवांस आया है उसके ऊपर हम 12% देंगे।
अब गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ ये इंटरेस्ट वाली नहीं है, हर एक एंट्री को जर्नलाइज करना पड़ेगा। तो साथ साथ में हमें इंटरेस्ट जो है उसका पेमेंट का ध्यान रखना। कंपनी कौन सी है? रश्मि लिमिटेड। सबसे पहले बैंक अकाउंट, ₹2.50 लिया था, लेकिन क्यों? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे? 1 लाख। ये फर्स्ट कॉल है। ये दूसरी हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,50,000। तो ये एप्लीकेशन वाला मामला पूरा हो गया। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में ₹3 आया है, तो ये सारी एंट्रियां 3 लाख वाली होगी। पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ₹3 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये ऑन अलॉटमेंट ₹3 लाख ट्रांसफर कर दिए गए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब ये फंड आ गया है बैंक के अंदर, पूरा 3 लाख। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 स्टेज हमारे कंप्लीट हो गए। अब आती है बारी तीसरे स्टेज। ये तीसरे स्टेज में हमने एक कस्टमर ने 10,000 शेयर के पैसे ज्यादा भेजे हैं। कितना ज्यादा भेजे हैं? 250 मल्टीप्लाई ₹2, 2.5 मल्टीप्लाई 10,000, तो ₹25,000 उन्होंने कॉल इन एडवांस भेजा है। तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। एक्चुअल में पैसे कितने आने थे? 2 लाख, उसके बजाय आए कितने? 2,25,000। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे। कितने रुपए से? ₹2 लाख से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए जमा करेंगे? 2 लाख। साथ में अब बैंक में पैसे आए हैं, कितने आए हैं? 2 लाख प्लस 25,000, तो उसको ट्रांसफर करेंगे। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से डेबिट होगा? ऑफ कोर्स ₹2,25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,25,000 टू, दो एंट्री होगी। एक होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ₹2 लाख, और दूसरा कॉल्स इन एडवांस, ये हो गया 25,000। अब हमारे फर्स्ट कॉल की एंट्री हमने कर ली। उसके बाद क्या होगा? ऑफ कोर्स फाइनल कॉल होगा। फाइनल कॉल कितना है? 2,50,000 का।
तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, ये फाइनल कॉल की बात है। अब फाइनल कॉल में पैसे कम आए, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में पूरे का पूरा जमा कर देंगे। अब कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन बैंक में क्या हुआ, बैंक में ऐसा हुआ कि भाई जो मिस्टर एडवांस वाले हैं उसका तो हम डेबिट करेंगे कॉलिंग एरियस को, एडवांस को। तो बैंक अकाउंट में कितने रुपए आए हैं देख लेते हैं। आने चाहिए 250, उसके बजाय कितने आए हैं, 1000 shares who paid due amount after 2 months। 1000 शेयर के पैसे कम आए हैं। तो 99,000 क्या आ गए, 99,000 मल्टीप्लाई 2.5, तो 247,500 will be the amount which we have received in the bank account। लेकिन 25,000 तो और पहले आ चुके हैं, तो बाकी बचे 222,500। इसको मैं आपको एक बार दोबारा वर्किंग करके समझा देता। देखिए आने कितने रुपए थे, 1 लाख मल्टीप्लाई 2.5 माने 2,50,000। उनमें से 25,000 तो एडवांस आ चुके हैं, तो 2,25,000 बच गए। अभी 1000 मल्टीप्लाई 2.5 यानी कि 2,500 नहीं आए, तो कितने आए हैं, 2,22,500। तो 2,22,500 हमने बैंक में डेबिट किया। कॉल इन एडवांस को डेबिट कर दिया, डेबिट 25,000, और कॉल इन एरियस को हमने डेबिट किया 2,500। तो टू इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये फाइनल कॉल अकाउंट भी अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक टास्क बचा है, इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना। चलिए तो पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना रुपया है, 25,000। कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 25,000 multiplied by 12% divided by 12 multiplied by 3, 750। तो ये 750 रुपया हम किसको देंगे, पेमेंट मेड टू द मिस्टर नायर। क्या नाम है, मिस्टर नायर। अभी इसको एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। $750 टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉलिंग एडवांस। लेकिन पैसे लेने भी तो है। चलिए ये सिर्फ 2,500 रुपया ले ही जाए, कितने महीने के लिए वो भी देख लेते हैं। 2 months along with the interest, तो 2 महीने के बाद ये पैसे आए हैं। तो ये 2,500 रुपया है, उसका 10% और 2 months। So 2,500 multiply 10% divided by 12 multiplied by 2, ये होता है 4167 रुपीज। चलिए आमतौर पर पैसों के मामले में जहां तक हो सके 2 डिजिट तक हम हिसाब करेंगे।
शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस अकाउंट। तो ये 4160 रुपीज हमने ले लिया। अब ये महाशय ने पेमेंट किया तो किसका किया होगा? 2500 प्लस 4167 का। तो कॉल इन एरियस उसमें जमा जाएगा पैसा 2500 एंड टू इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स अकाउंट जिसे हमने डेबिट किया था 4167। तो अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट ऑल अकाउंट हैज बीन कंप्लीटेड। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये जो इंटरेस्ट वाला मामला था उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है 10% एंड 12%, बाकी कुछ नहीं था। तो ये अलग अलग एलोकेशन की सीक्वेंस हमें याद है। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड, थर्ड होता है तो नहीं तो फाइनल कॉल। चलिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने किया 25,000 रुपीज, 12%, 3 मंथ। उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया 2,500 रुपीज एंड इसके ऊपर 10% फॉर 2 मंथ्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज इस सेशन को हम विराम करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन के लिए। अब तक आपने ये ध्यान से पूरा पढ़ा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई करेक्शन की आवश्यकता है, फर्दर क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, प्लीज राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियोस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही स्कोरिंग भी है। तो आपको सिर्फ थोड़ी चीज समझ में आ जाएगी, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। और हम समझते हैं कि सीए फाउंडेशन के अंदर 15 मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। डू प्रैक्टिस ऑलवेज। ऑल द बेस्ट।